वैसे चैप्टर अभी राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन कुछ टर्म हैं जो हमें पता होने चाहिए, और उसमें हम देखेंगे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के वर्गीकरण के रूप में एक शब्द है अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? अंतिम वस्तुएं, या फिर एक सुनते होंगे अंतिम मूल्य। अंतिम वस्तु का मतलब है उत्पादन प्रक्रिया में पूरी तरह से तैयार हो चुकी वस्तुएं हैं। ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया में तैयार हो चुकी, सॉरी, उत्पादन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी वस्तुएं हैं अंतिम वस्तुएं। अब अंतिम मूल्य क्या हुआ? उत्पादन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से वस्तु को तैयार करने में लगने वाला जो मूल्य है वो अंतिम मूल्य होता है। एक शब्द और है मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है? मध्यवर्ती वस्तु क्या है? वो वस्तु जो एक फर्म के द्वारा दूसरी फर्म से पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाती है। ऐसी वस्तुएं जो एक फर्म के द्वारा, एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी से इसलिए खरीदी जाती हैं ताकि उन्हें बेचा जा सके, वो क्या है? मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। इनका उपयोग कहाँ होता है मध्यवर्ती वस्तुओं का? तो मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग हम वस्तुओं के, अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में करते हैं, है ना। गेहूं, गेहूं से बना आटा, और आटा से बना ब्रेड। बात समझे? गेहूं, गेहूं से आटा, आटा से ब्रेड। आटा क्या हुआ? मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, याद रखना। फिर एक शब्द आता है उपभोग वस्तुएं। वैसे हम अंतिम वस्तु और उपभोग वस्तु दोनों को एक साथ एक ही नज़र से देख सकते हैं, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है? वो वस्तु जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी संतुष्टि के लिए प्रयोग करते हैं, वस्तुएं जिनका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संतुष्टि के लिए किया जाता है, उसको हम उपभोग वस्तु बोलते हैं। क्या है संतुष्टि के लिए? आप दुकान पे जाते हैं, दूध खरीद लेते हैं, आइसक्रीम ले लेते हैं, ब्रेड ले लेते हैं, है ना। तत्काल में बात चल रही है। केक ले लिए, चॉकलेट ले लिए, बात समझे? उपभोग वस्तुएं। एक और वस्तु है जिसका नाम है पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तु। अब ये पूंजीगत वस्तु क्या है? पूंजीगत वस्तु का मतलब होता है, जैसे हमने दो शब्द सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं एक चल संपत्ति और एक अचल संपत्ति, है ना। दो चीजें सुनते हैं। तो पूंजीगत वस्तु क्या है? जो किसी उत्पादक की अचल या स्थिर परिसंपत्ति होती है। पूंजीगत वस्तु क्या है? किसी उत्पादक, उत्पादक मतलब उत्पादन करने वाला, किसी उत्पादक की अचल या फिर स्थिर परिसंपत्ति होती है, वो पूंजीगत वस्तु है। ठीक है। मशीन, मशीन खरीदी गई, क्या ऐसा तो भाई 10-20 साल में उसको बदलना ही पड़ता है, उस हिसाब से तो वो चल संपत्ति हुई। लेकिन एक तरीके से अचल संपत्ति है, थोड़ा लंबा समय लेती है ना। जमीन, बात समझे? जी सर। बात समझे? इन चीज़ों का क्या करते हैं, बार बार उपयोग करते रहते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि मशीन से एक बार उत्पादन हुआ उसके बाद बंद, ऐसा नहीं होता है ना। चलता रहता है, चलता रहता है। ये सब क्या है? पूंजीगत वस्तुएं हैं। ठीक है। अब बात करें उत्पादन के कारक क्या होते हैं। उत्पादन के कारक, जब हम उत्पादन के कारकों की बात करेंगे तो हमको पता चलता है, अच्छा किसी चीज़ का उत्पादन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। उत्पादन करना है, मान लीजिए हमको गेहूं का ही उत्पादन करना, छोड़ो कोई चप्पल, जूता या आइसक्रीम या कुछ भी, ऐसे छोड़ो, सिंपल सा गेहूं का उत्पादन करना है, उसके लिए हमको क्या चाहिए?
सबसे पहले हमें ज़मीन चाहिए होगी ना, वेरी और गुड, क्या बात है। फिर सिंचाई करने के लिए पानी चाहिए होगा, और हल ये जोतने के लिए, खेत को जोतने के लिए मशीन भी चाहिए होती है, श्रम भी लगता है उसमें, वेरी गुड। मज़दूर। और बड़े पैमाने पर खेती होती है तो उसपे तो अधिक श्रम लगता होगा ना, हाँ। और बोने के लिए अनाज भी चाहिए। हाँ, और कुछ चाहिए? और उर्वरक की भी ज़रूरत होती है, बिजली की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। और शादियाँ? और तो साधन भी होने चाहिए उसको पहुँचाने के लिए। ठीक है। वैसे मोटा-मोटा अगर बोले तो उत्पादन के लिए हमें भूमि चाहिए, अब भूमि ही पर्याप्त नहीं है, उस भूमि पैसा रहेगा तब ना। अब मान लीजिए आपके पास ज़मीन नहीं तो खरीदनी पड़ेगी ना भाई, अगर है तो बात अलग है। फिलहाल भूमि चाहिए, आपको श्रम की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिना मेहनत के काम नहीं होने वाला है। फिर आपको पूँजी भी चाहिए, फिर आपको उद्यमशीलता की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो परिवहन के साधन की ज़रूरत है, उसके अलावा आपको मार्केट की ज़रूरत है, मार्केट की उपलब्धता है ना? और इसके साथ-साथ आप देखेंगे ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा मतलब बिजली-विजली चाहिए ही होगी, है ना? तो इन सब की भी ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल उत्पादन के कारक के रूप में इन 4 चीज़ों की ज़रूरत नेसेसरी है। इसमें भूमि भूमि मतलब पृथ्वी के धरातल से, लेकिन एक चीज़ और याद रखना है, ये जो भूमि है ना, भूमि शब्द है, ये प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में भी देखा जाता है। भूमि को प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में भी देखा जाता है, ठीक है। ये जो प्राकृतिक संसाधनों में पाई जाने वाली उत्पादन शक्तियाँ होती हैं, इन्हीं सबको मिलाकर हम भूमि बोलते हैं। क्या समझे? प्राकृतिक संसाधन जो भी मिलते हैं, वो सब भूमि में शामिल है। तो एक तो भूमि हो गया, दूसरा है श्रम। श्रम का मतलब क्या है? अब श्रम 2 तरीके का होता है, या तो आप मेहनत करके, बोझा उठा के श्रम करिए, या फिर अपना दिमाग खर्च करके श्रम करिए। तो मस्तिष्क या शरीर में पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति होती है श्रम, ठीक है। श्रम जो होता है उसका 2 दिशा से हस्तांतरण होता है। 2 दिशा से हस्तांतरण का मतलब है, एक होता है क्षैतिज और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर। अब श्रम का क्षैतिज हस्तांतरण क्या है? सवाल ये भी है। तो श्रम का जो क्षैतिज हस्तांतरण होता है, वो एक उत्पादन से किसी अन्य उत्पादन क्षेत्र में एक उत्पादन से किसी अन्य उत्पादन क्षेत्र में श्रम का हस्तांतरण होता है, ठीक है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, है ना? ठीक है, याद रखना है क्षैतिज हस्तांतरण का मतलब क्या, ठीक है। एक उत्पादन से दूसरे उत्पादन में जो श्रम का हस्तांतरण होता है उसी को हम बोलते हैं क्षैतिज हस्तांतरण, ठीक है, याद रखना। अब रही बात ऊर्जा हस्तांतरण, ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण क्या है? इसमें निम्न कौशल से उच्च कौशल की ओर हस्तांतरण किया जाता है श्रम का। निम्न कौशल से उच्च कौशल की ओर हस्तांतरण किया जाता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। आप लिख सकते हैं भूमि के बारे में बताएं ना, जैसे प्राकृतिक संसाधनों में पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति होती है भूमि। श्रम क्या है? शरीर अथवा मस्तिष्क में पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति, लिख सकते हैं। श्रम का हस्तांतरण भी 2 तरीके का बता दिए। तीसरा शब्द है आपका पूंजी, कैपिटल जिसको बोलते हैं। कैपिटल क्या है? वो चीज़ें, वो संसाधन जिनका उपयोग हम उत्पादन प्रक्रिया में करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में जिनका यूज़ करते हैं वो हमारी पूंजी है। अब पूंजी भी 2 तरीके की है, एक होती है भौतिक और एक होती है बौद्धिक। पूंजी कितनी है? 2 है, बौद्धिक और भौतिक। अब बौद्धिक या भौतिक शब्द से ही आपको पता चल गया होगा कि दोनों होते क्या होंगे। बौद्धिक पूंजी का मतलब होता है मानव मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न विचारों की शक्ति होती है। आदमी अपने दिमाग का यूज़ करके जो उत्पादन में योगदान देता है,
वो आपका बौद्धिक पूंजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये तो बौद्धिक पूंजी है। इसमें आप कलात्मक रचना देख सकते हैं, वैज्ञानिक आविष्कार, व्यावसायिक सोच, ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी? बौद्धिक पूंजी में आती हैं। ठीक है, भौतिक पूंजी क्या है फिर? भौतिक पूंजी क्या हुई? भौतिक पूंजी का मतलब है भौतिक संसाधनों की उत्पादन शक्ति। भौतिक संसाधनों की उत्पादन शक्ति है। अब इसमें आप देखेंगे तो सड़क है ना? सड़क का यूज करते हैं, एक बिल्डिंग भी बनाना पड़ेगा, नहर है, मशीन है, पुल है, वाहन है, ये सब किस में आएंगे? भौतिक पूंजी में आएंगे। एक और पूंजी है जिसका नाम है वित्तीय पूंजी। ये वित्तीय पूंजी क्या है फिर? दो तो हमने देखा, बौद्धिक में आदमी अपने मस्तिष्क का यूज करता है, उसमें सोच विचार करता है ना? बस समझे, उसी के माध्यम से आविष्कार करता है, किसी चीज़ की रचना करता है। भौतिक क्या हुआ? भौतिक मतलब दिख रहा है भाई, सामने दिख रहा है, सड़क है, सामने दिख रहा गाड़ी दौड़ रही है, सामने दिख रहा नहर है, सामने दिख रहा बिल्डिंग है, ये सब भौतिक है। वित्तीय पूंजी क्या है? वित्तीय पूंजी का मतलब होता है मुद्रा। मुद्रा का मामला है यहाँ पे। मुद्रा और मुद्रा से उत्पन्न संसाधनों की उत्पादन शक्ति है। मुद्रा और मुद्रा से उत्पन्न संसाधनों की उत्पादन शक्ति होती है वित्तीय पूंजी। इसमें आप नकद धनराशि को देख सकते हैं, आभूषण को देख सकते हैं, अचल संपत्ति को देख सकते हैं। अब अचल संपत्ति क्या है? हमने अभी सर थोड़ी देर मुद्रा के उत्पन्न के बाद क्या बोले? मुद्रा और मुद्रा से उत्पन्न संसाधनों की उत्पादन शक्ति। ठीक है, याद रखना चाहिए, एक शब्द होता है मानव पूंजी। उद्यमशीलता की बात करेंगे, लेकिन हमें मानव पूंजी के बारे में भी पता होना चाहिए और सामाजिक पूंजी के बारे में। मानव पूंजी और सामाजिक पूंजी की जब हम बात करेंगे, इधर इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि ये उससे संबंधित नहीं, हालांकि पूंजी के अंतर्गत ये भी आता है, आप लिख सकते हैं इसमें, लेकिन अलग से ये लिखना ठीक रहेगा। तो एक हो गया मानव पूंजी और दूसरा हो गया सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी क्या है दोनों भाई? मानव पूंजी का मतलब है ना, हमने एक चीज़ पढ़ा है एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स में कि मानव संसाधन तब बनता है जब उस पर इन्वेस्ट किया जाता है। और इन्वेस्ट कैसे होता है? इन्वेस्ट होता है उसके स्वास्थ्य को लेकर, इन्वेस्ट होता है उसकी शिक्षा को लेकर, इन्वेस्ट होता है उसके प्रशिक्षण को लेकर, है ना? तभी मानव क्या होता है? संसाधन बनता है। हर मानव संसाधन नहीं, एक छोटा सा बच्चा संसाधन नहीं है ना? वरिष्ठ नागरिक संसाधन नहीं है अगर वो किसी काम में योगदान, मतलब उत्पादक प्रक्रिया में उनका योगदान नहीं। एक बीटेक किया हुआ बच्चा या फिर एमबीए करके घर में बैठे बैठे सिर्फ मोबाइल टिपकाता हो, वो संसाधन नहीं है। लेकिन एक नहीं भी पढ़ा हुआ व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में एक मजदूर के तौर पर ही अपना योगदान अगर देता है, वो संसाधन है। बात समझे, ध्यान रखना। तो मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी मतलब जनसंख्या पर शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के रूप में जब निवेश होता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। ठीक है, मानव पूंजी की जब हम बात करते हैं ना, तो मानव पूंजी कौशल है ना, कौशल स्किल, उसके अंदर जो स्किल है वो, और दूसरी चीज़ उसमें जो ज्ञान का स्टॉक है, जो ज्ञान भरा हुआ है। ये वाला बोल्ट टाइट कर देंगे तो गाड़ी स्पीड में भागेगी, ये वाला बोल्ट धीमा कर देंगे तो गाड़ी धुआं कम उठाएगी, ये वाला बोल्ट टाइट कर देंगे, ये वाला ऐसे कर देंगे, यहाँ थोड़ा सा स्क्रू मार देंगे तो तेल कम उठाएगा, है ना? सड़क में इतना इतना डामर, इतना गिट्टी, इतना ये इस लेवल पे गिट्टी डाल देंगे तो सड़क अच्छी चलेगी, लंबी चलेगी। ये क्या है? ज्ञान है उसका। बस समझे, वो क्या हुई? मानव पूंजी। दूसरी है सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी का मतलब क्या हुआ? सामाजिक पूंजी का मतलब है कि व्यक्ति किसी भी देश में, किसी भी देश में, क्योंकि समाज एक संस्था है, हमको ये बात याद रखनी होगी। समाज एक संस्था है और उस संस्था के ही माध्यम से बात करेंगे कि किसी भी देश की जो सामाजिक पूंजी होती है उसमें व्यक्ति
संस्था, व्यक्तिगत संबंध, विश्वास और उनके नेटवर्क। ठीक है, ये मायने रखते हैं सामाजिक पूंजी में। बात समझे? तो सर क्या इसमें लिखेंगे सामाजिक पूंजी में? समाज में आपसी भरोसा और सामंजस्य पैदा होता है। लिख सकते हैं किसी भी देश की, ऐसे नहीं, हाँ ठीक है, किसी भी देश की सामाजिक पूंजी व्यक्ति, संस्था, व्यक्तिगत संबंध, विश्वास और नेटवर्क को मजबूती प्रदान करता है। सामाजिक पूंजी का क्या मतलब है? सर आप व्यक्ति के बाद क्या बोले, एक बार और बोलिए। व्यक्ति, संस्था, व्यक्तिगत संबंध, विश्वास और नेटवर्क, ठीक है, इनको मजबूती प्रदान करता है। आपका समाज क्या है? आप गांव में सुनते होंगे, ये हमारा समाज है भाई, हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो समाज है क्या? समाज आपका परिवार ही नहीं आपके लिए, आपका समाज आपके आस पड़ोस वाले, कुछ दूरी पर रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, नहीं तो आपके आसपास में रहने वाले लोग आपका समाज हो सकते हैं। अब आपके संबंध अगर अच्छे हैं इससे, तो आपके पास पूंजी है, बहुत बड़ी पूंजी है। कैसे? अपने घर पे नमक खत्म खत्म हो जाए, पड़ोसी के यहाँ से ले लो। तेल खत्म हो जाए, आटा खत्म हो जाए, पड़ोसी से खा सकते हैं। कोई काम ऐसा पड़ जाए आपके और आपको दिक्कत है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? पड़ोसी की मदद ले लेंगे। आपका समाज है वो आपकी क्या है? सामाजिक पूंजी होती है। ठीक है। अब अगला बात है उद्यमशीलता। अब ये उद्यमशीलता क्या है? उद्यमशीलता का मतलब होता है कोई व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह, ठीक है, या फिर समाज के अंदर पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति। व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह या समाज के अंदर पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति होती है आपकी उद्यमशीलता। ठीक है। इसके कुछ प्रमुख घटक होते हैं। उद्यमशीलता के जब प्रमुख घटकों की हम बात करेंगे, तब हम क्या देखेंगे? इसमें नवाचार की प्रवृत्ति होती है, नवाचार की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। रोज कुछ नया सोचने का मौका मिलता है, कुछ नया करते भी है। नवाचार, प्रबंधन, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? उद्यमशीलता ही तो है ना। फिर नियमित प्रक्रिया, नियमित प्रक्रिया। इसके अलावा जोखिम क्षमता, जोखिम क्षमता। ठीक है। फिर विधि सम्मत। ठीक है। कितने हुए? 5। उद्यमशीलता के, हमको ये समझ में आया, सर उद्यमशीलता के 5 घटक हैं। हाँ, बोलिए। सर समाज के अंदर पाई जाने वाली, उसके बाद क्या बोले? समाज के अंदर पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति। हो गया। सर आवाज नहीं आई। समाज के अंदर पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति। ओके सर। हम्म, चलिए। एक शब्द है आर्थिक क्रियाएं। अर्थशास्त्र क्या है? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही तो है ना। तो आर्थिक क्रिया होती क्या है? जैसे आपसे पेपर में प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कोई भरोसा तो है नहीं कि ये वाला प्रश्न पूछा जाएगा, ये वाला तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, तो नहीं हो सकता। मान लीजिए पूछ ही लिया जाए, अर्थशास्त्र के माध्यम से किसी देश या विशेष क्षेत्र में अपनाई गई आर्थिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त कथन में प्रयोग किए गए आर्थिक प्रक्रिया शब्द का तात्पर्य क्या है? ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता आपसे। सर नीचे विधि के बाद क्या लिखे हैं? विधि सम्मत लिखे हैं भाई। क्या है आर्थिक क्रिया?
आर्थिक क्रिया का मतलब होता है एक तो उत्पादन, एक है उपभोग, फिर विनिमय भी तो किया जाता फिर वितरण भी किया जाता है ना? यही होता है। पैदा हुआ, खाया पिया गया, विनिमय हुआ, लेन देन हुआ, बांट दिया गया। ये चार चीजें हैं जो आर्थिक क्रिया में शामिल है ना? ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब इसमें उत्पादन का मतलब क्या? उत्पादन बोलते हैं आगतों का उत्पाद में बदलना। आगतों का उत्पाद में बदलना उत्पादन है। आगत क्या है? कारक हैं जिनकी वजह से उत्पाद में परिवर्तन है। गेहूं से आटा बन गया ना, धान से चावल बन गया, भूसी अलग चावल अलग। बात समझे? दाल, खड़ी मटर थी, दाल बन गई। तो ये क्या है? उत्पादन है। उपभोग क्या हुआ? उपभोग का मतलब होता है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का प्रयोग। वस्तुओं का नहीं, सेवाओं का प्रयोग। सॉरी, वस्तुओं का ही नहीं, सेवाओं का भी प्रयोग। मतलब अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग उपभोग है। अभी हमें ज़रूरत है पानी पीने की तो पानी पी लेंगे, हमें जब भूख लगी है तो खाना खाएंगे, चाय पीने का मन है तो चाय पी लेंगे। क्या है? ये सब उपभोग ही ना है। मन हुआ हमको कपड़ा खरीदना है, ला भैया खरीद ले, जा, फेंका पैसा नहीं, मॉल में पहुंच के, है ना? इस मामले में लड़कियां बड़ी आगे होती हैं, पता कि नहीं? जाएंगी, हर माल 10 रुपया, हर माल 10 रुपया, खरीद के लेके चली आएंगी। फिर अपनी सहेली लोग के सामने शान बघारेंगे, हम वो वाला मॉल से लाए, वो वाला मॉल, अरे ये 5,000 का है, देखिए ना अच्छा लग रहा है, आप पहन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जाइएगा पार्टी में एंजॉय कर लीजिएगा। 5 रुपये का सामान 500 का बताती है। हम लड़के तो सीधे साधे होते हैं भैया, 5 वाला सामान 5 में बताते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, उपभोग हो गया। अब विनिमय क्या है? विनिमय का मतलब होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय। वस्तुओं और सेवाओं का खरीद बिक्री विनिमय है। वितरण फिर क्या हुआ? उत्पादन के साधनों का बांटना, है ना? उत्पादन के साधनों का जो वितरण है। अब उत्पादन के साधन क्या हो सकते हैं? सिंपल सी बात, उत्पादन के कारक साधन अभी हमने बताया, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता। बात समझ आई? तो इतनी चीजें तो हमको पता होनी चाहिए, है ना? हालांकि हम सब अर्थ, बाकी तो अर्थशास्त्र में बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़े हैं, पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रखा है ना? क्या हम आप में से कोई एक में ये बता सकता है कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसकी क्या विशेषता है? आप में से कोई भी बता दो, एक दो पॉइंट ही बता दीजिए, ताकि हमको भी लगे कि नहीं, कल जो पढ़ा है आप लोगों ने वो रिवीजन किया था। हम्म, बोल दीजिए। पर्सनली नहीं पूछ रहे हैं, जिसको समझ में आया वही बोल दो। अपने बिरादरी के लाज बचाओ। हम्म, नहीं बताओगे? अच्छा, क्या हमको पता है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित ही क्यों रही? मिश्रित ही क्यों हुई? समाजवादी क्यों नहीं हो गई? पूंजीवादी क्यों नहीं हुई? क्या पता है आप में से किसी को?
हुँ? नहीं सर। कोई तो बताओ। नहीं पता है सर, बता दीजिए। अरे बाकी लोग को पता है, तुम्हें नहीं पता, अभी देखना अभी बताएँगे, बता दो जल्दी से चलो, शुरू हो जाओ। छोड़ो, ज़रूरत इसलिए रही ना, क्योंकि जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली थी, उस समय भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी, है ना? मतलब एक बदहाल स्थिति में भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक है? हम लिख सकते हैं पॉइंट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की स्थिति का भारत की आर्थिक स्थिति लिख लीजिएगा, आर्थिक स्थिति का अच्छा ना होना, अच्छा ना होना, एक ये कारक है, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। दूसरा, भारत में वित्त और संसाधन का अभाव था, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। और कुछ, गरीबी और बेरोजगारी, ठीक है, की समस्या से निपटने के लिए, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से निपटना भी था सरकार को, इस वजह से सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, ठीक है। फिर सामाजिक न्याय की पूर्ति, सामाजिक न्याय की पूर्ति भी जरूरी थी, सामाजिक न्याय की पूर्ति जरूरी थी, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। और भी कारण रहे हैं क्या? हाँ भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए जरूरी व्यवस्था से जोड़ना था, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है। फिर आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देना था, आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देना था, इसलिए भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है। फिर कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए, कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भी बढ़ावा देना था। इससे क्या होता, मतलब ये था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमने पढ़ा है सरकारी और निजी, है ना, दोनों क्षेत्रों का बराबर महत्व होता है, उनकी भूमिकाएं होती हैं, उनका योगदान होता है। तो अगर सरकार को कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देना है, तो जाहिर सी बात है सरकार के भार को कम करना पड़ेगा, है ना। इस वाले मामले में ये व्यवस्था रही, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। और कुछ है? बिल्कुल, जनता तक जनता तक गुणवत्ता युक्त वस्तु और सेवा की पहुंच बढ़ाने के लिए भी जरूरी थी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाए, ठीक है। एक और कारण है, अब वो कारण ये है कि निजी क्षेत्र को तकनीक और पूंजी का उपयोग
करने का अवसर उपलब्ध कराना था, उपलब्ध कराना था। इस वजह से भी मिश्रित अर्थव्यवस्था ज़रूरी थी। ठीक है, याद रखना है, ये पॉइंट्स तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि सवाल ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं और हमको पता तक भी नहीं चलता। ठीक है भाई, मेंस में भी नहीं पूछा जा सकता मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था ही क्यों बनाया गया, या भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी, स्पष्ट करें। करो स्पष्ट, हिम्मत है, नहीं है तो फिर पंखा ताकते रहो, है ना। पारदर्शी बोतल में पानी रखा रहेगा सामने, बस निहारते रहो, लगता है पानी में कुछ काला काला हैं? क्या हो सकता है, अच्छा हम खोले तो नहीं थे, कुछ गिर गया लगता है, पता नहीं कहाँ गिरा। हम्म, है ना। तब ये इस तरीके से भैया फिलहाल ठीक। अच्छा, विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, अरे क्या कुछ, सर? विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है। अरे भाई, उच्च प्रति व्यक्ति आय होगी, उच्च प्रति व्यक्ति आय है, समझो सब कुछ उच्च ही रहेगा, उच्च पूंजी निर्माण दर होगा, उद्योगों की स्थिति भी अच्छी होगी। भैया पूंजी निर्माण दर अगर उच्च है, उद्योगों की मजबूती भी होगी, गरीबी बेरोजगारी निम्न स्तर पर होगी। अरे है ना भाई, पैसा है। ठीक है, नियंत्रित जनसंख्या में वृद्धि दर होगी, आदमी के पास जब काम है काम होगा तो जनसंख्या वृद्धि कहाँ से करेगा, उसके लिए तो समय चाहिए ना, है ना। दिन भर घर में बैठा रहे तो क्या करना है ना? सारा दिमाग जनसंख्या पर ही लगा रहेगा। सर भारत विकसित नहीं है ना, नहीं, विकासशील देश है। हाँ, ठीक है, तो रोजगार जहाँ पर अच्छा खासा है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि अपने आप नियंत्रण में रहेगी। 8 घंटा ड्यूटी करके थक जाएगा आदमी, जनसंख्या वृद्धि का काहेगा, छोड़ो ना। कृषि पर निर्भरता कम होगी, नौकरी चाकरी रहेगी, है ना। फिर शिक्षा स्वास्थ्य की बेहतर अवसंरचना, ये सब है इसकी विशेषता, और क्या है, आधुनिक आधारभूत ढांचे का विकास, सब विशेषता है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या होगी, ये भी एक सवाल है। रा भैया बताना हो तो बताइए, न पूछिए मत, फालतू सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं, हम जा रहे यहाँ तो हैं। विकासशील देशों में जनसंख्या अधिक होती है और बेरोजगारी ज्यादा होती है, वेरी गुड, कृषि पर निर्भरता ज्यादा है। वेरी गुड। कृषि पर अधिक निर्भरता होगी, पूंजी की कमी, अरे पूंजी की कमी काहे नहीं, काम तो कोई करेगा नहीं है, जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी तो पैसा कमी तो वैसे रहेगी नहीं। प्रति व्यक्ति आय भी निम्न स्तर, आय का भी निम्न स्तर होगा। शिक्षा स्वास्थ्य की बेहतर संरचना का अभाव भी देखने को मिलेगा, सामाजिक न्याय का अभाव, जहाँ पर संसाधन संपन्नता है वहीं पर सामाजिक न्याय है, और जहाँ पर संसाधन संपन्नता नहीं है ना, किसी के पास जमीन है तो 200-400 एकड़ है, किसी के पास नहीं है तो लहसुन दबाने के लिए भी नहीं है, वहाँ सामाजिक न्याय होगा। और गलती से जिसके पास 200-400 एकड़ जमीन है, वो पड़ोस में 2-4 धुर किसी का अगर होगा बेचारे का, लहसुन उसमें लगाया होगा, मिर्चा उर्चा रोज ले जाके चटनी बना के खाता होगा, तो सोचेगा इसका वाला भी हथिया लेते कैसे हैं, मेड़ काट काट के। और मेड़, मेड़ कभी ऊपर से नहीं काटता किसान, याद रखना। पड़ोसी के खेत पे कब्जा करना है तो मेड़ को नीचे से काटना है। ठीक है, ऊपर से काटोगे दिख जाएगा, नीचे नीचे काटते जाओ, मेड़ अपने आप बैठ जाएगा। मेड़ गया, काम खत्म फिर दोबारा कौन बनवा रहा है, और जब बनेगा भी तब लाठी डंडा चलेगा जो मजबूत रहेगा वो अगले घुस जाएगा फिर, बात समझे। जी जी, चलो ठीक है, छोड़। अच्छा, एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, चौथी दुनिया, पहली दुनिया, सर दूसरी दुनिया, ये सब क्या तो फिर वो विकसित देश क्यों नहीं है? है? हेलो। क्या?
सर आवाज़ नहीं आ रही है। अभी आई है, बोलो ना। सर बोल रहे हैं कि चीन भी तो सर बोल रहे हैं कि चीन तो आगे है ना, तो फिर वहाँ की जनसंख्या इतनी क्यों है? तो वो कहाँ विकासशील है? वो तो भारत से आगे है ना। आगे होने से क्या मतलब, विकासशील ही है ना, विकसित थोड़ी ना है। और चीन अच्छा का सर, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा है ना। सर काहे जापान ज़्यादा है वहाँ पे। काहे की टेक्नोलॉजी, चीन का माल वैसे भी नहीं चलता है। सर भारत में तो वहीं का ज़्यादा आता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आज खरीदे कल बेकार। चीन का माल चले तो चांद तक, नहीं तो नहीं तो शाम तक, है ना। ये चीन के बारे में कहावत है। चलो, पहली दुनिया के देश का क्या मतलब है? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज क्या होते हैं ये? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो पहली दुनिया के देश हैं वो विकसित वाले हैं, जहाँ पर बाजार कीमत क्रिया विधि होती है, मतलब बाजार मांग और आपूर्ति को तय करता है, विकसित अर्थव्यवस्था वाले में, ठीक है। उसमें आप अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के बारे में जान सकते हैं। ये सब देश कौन सा है? विकसित देश है, बहुत आगे। दूसरी दिन दुनिया वाला कौन है? जहाँ पर प्रशासनिक कीमत क्रियाविधि होती है, मांग और आपूर्ति, बाजार मांग और आपूर्ति को तय करता है वहाँ पे। यहाँ पर दूसरी दुनिया में क्या है? सरकार तय करती है, ठीक है। इस वाले में प्रशासन तय करता है। इन दूसरी दुनिया वाले जो देश होते हैं उनको नाम दिया जाता है संक्रमणशील। इनको क्या कहा जाता है? संक्रमणशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। ये संक्रमणशील अर्थव्यवस्था है। इसमें ये जो देश हैं ये धीरे धीरे खुले बाजार की प्रक्रिया अपना रहे हैं, और इसमें आप सोवियत संघ को शामिल कर सकते हैं, आज का चीन भी इसमें शामिल है। तीसरी दुनिया वाले कौन हैं? दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए ज़्यादातर देश इसी में शामिल हैं, तीसरी दुनिया में। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रचलन देखने को मिलेगा। मिश्रित का बात कर लिए तो भारत का नाम जरूर रहेगा। भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। तो चौथी दुनिया कौन है भाई? जो अपने विकास के लिए द्वंद्व कर रहे हैं, अभी भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अभी इनकी प्रगति की यात्रा शुरू ही नहीं हुई है, छोड़ो बाकी सब। सब कहाँ कहाँ तक पहुँच गया, ये सब शुरू ही नहीं किया। अभी लाठी डंडा चल रहा है, बस चिल्ला चोट सर मचाए पड़ा। इज़राइल है। इसमें इज़राइल। अफ्रीकी देश नहीं, इसमें अफ्रीकी देश आते हैं, ज़्यादातर अफ्रीकी देश इसमें शामिल हैं। इसमें जैसे सूडान है, युगांडा है, बुरुंडी है, रवांडा है ना। नाम तो सुना होगा, है ना। गए भी होंगे, हो सकता है कोई को। ठीक। अब एक आता है उभरती अर्थव्यवस्था। ये क्या है? ये जो उभरती अर्थव्यवस्था है ना, इसमें चीन आता है उभरती अर्थव्यवस्था में, भारत आता है अपना, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका भी आता है। ये विकासशील अर्थव्यवस्था की अगली पंक्ति में खड़े हुए देश हैं, धीरे धीरे विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। कौन से? उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश, ठीक है। याद रखना चाहिए हमें। सर बौद्धिक पूंजी के बारे में क्या बताए थे? हाँ, बौद्धिक का मतलब बताए थे कलात्मक रचना। कोई आविष्कार कर रहा है, कोई कोई किसी चीज़ का निर्माण कर रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, दिमाग का यूज करके नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब बौद्धिक है, ठीक है। अच्छा, उभर जी वो सर। है बौद्धिक। तो भौतिक क्या है? भौतिक का मतलब है ये जो सड़क है, परिवहन के साधन है, आपके नहर है ना, ये सब बिल्डिंग है, ये सब बौद्धिक, वो सब भौतिक पूंजी है, ठीक है। याद रखना, ठीक है। अब हमें